नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम बात करेंगे यूजी नेट जनवरी परीक्षा 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र। इससे पहले 2006 से लेकर 2017 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित। निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य केवल राजनीतिक व्यवहार को दर्शाना नहीं बल्कि वह भी दर्शाना होता है कि इसका अर्थ है कि दर्शाने के लिए कि किसी प्रथा का क्या अर्थ है अथवा इसका क्या अर्थ होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत उसको बदल सकता है वह है। तो उसका आंसर हो जाएगा G.H. सेवाइन के द्वारा कहा गया था। G.H. सेवाइन ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 में कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत एक महत्वपूर्ण कार्य केवल राजनीतिक व्यवहार को दर्शाना नहीं बल्कि यह भी दर्शाना होता है कि इसका क्या अर्थ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित अभिकथन और कारण दिया गया है। लेनिन ने बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्रांति के प्रभावी कारण उत्पादन के विचार होते हैं, न कि उसकी भौतिक स्थितियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। देख लेते हैं लेनिन ने क्या कहा था। भूतपूर्व रूसी राष्ट्रपति एवं विचारक लेनिन ने बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसने मार्क्स और ग्राम्सी के क्रांति संबंधी विचारों में कुछ मौलिक परिवर्तन किया। उसके अनुसार क्रांति के प्रभावी कारण उत्पादन के विचार होते हैं, न कि उसकी भौतिक स्थितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से यह किसने घोषणा की थी कि मेरे लिए आचार नैतिकता और धर्म विनिमय पद हैं। धर्म के संदर्भ में बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी ने धर्म पर अत्यधिक विस्तृत स्वरूप ग्रहण किया था। वह नैतिकता और शुद्ध आचार विचार को ही सच्चा धर्म मानते थे और उन्होंने राजनीति में भी नैतिक मूल्यों को महत्व दिया था। उनकी दृष्टि में वह राजनीति हिंसक है जो जीवन के आधारभूत सत्यों को लेकर नहीं चलती है। धर्म के इसी स्वरूप से मानव जीवन को गति मिलती है। तो वह राजनीति के आध्यात्मिकरण एवं नैतिकता के पक्ष में थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें। प्लेटो के संवाद और मुख्य विषय से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। तो सिंपोजियम प्रेम की तत्व मीमांसा से संबंधित है, प्लेटो के द्वारा जो लिखे गए थे। और फ्लेबस की बात करें तो विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र पर लागू करना। और टाइमेयस की बात करें तो भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र हो जाएगा। रिपब्लिक राजनीति का क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और तर्क फिर दिया गया है, इसे देख लेते हैं। अरस्तु के किसी भी प्रमाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो की विपरीत थी। तर्क की बात करें तो अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या भी सही है। प्रसिद्ध यूनानी चिंतक अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु के किसी भी प्रमाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। मैकियावेली नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासक के लिए है जबकि दूसरा निजी नागरिकों के लिए। राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे है बल्कि नैतिकता से भी परे है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आप इसे देख सकते हैं। दो प्रिंस मैकियावेली की फेमस बुक नैतिकता के दोहरे मापदंड का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसके विचारों को उपीतावाद के दार्शनिक अतिवाद में शामिल किया गया है। तो थॉमस हॉब्स, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। थॉमस हॉब्स व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख अपने सामाजिक समझौते में अवश्य करता है, किंतु लेवियथन को उसके अत्यधिक अधिकार प्रदान कर देता है और व्यक्ति विशेष को पंगुसा बना देता है। इस प्रकार हॉब्स का उपयोगितावाद दार्शनिक अतिवाद की श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी अभिकथन और तर्क से संबंधित है। कुछ लोग कार्ल मार्क्स की व्याख्या आर्थिक नीतिवाद के रूप में करते हैं, जबकि अन्य इन्हें मानवोचित समाजवादी के रूप में व्याख्या करते हैं। समस्या उनकी अपनी रचनाओं की व्यापकता एवं उसके जटिल स्वरूप से पैदा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। मार्क्स के विचारों एवं सिद्धांतों के व्याख्याकारों में आपस में बहुत मतभेद है। जहां कुछ लोग मार्क्स की व्याख्या अधिक आर्थिक नीतिवाद के रूप में करते हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मार्क्स किसी समय पर किसी स्थान विशेष की परिस्थितियों की वैज्ञानिक व्याख्या है, अर्थात ये मार्क्स को मानवोचित समाजवादी मानते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, श्री अरविंद की निम्नलिखित पुस्तकों को उसके सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए था नीचे कूट से सही उत्तर की चयन करने की बात कर रहा है। इसे देख लेते हैं। श्री अरविंदो की पुस्तकों का सही कालक्रम इस तरीके से है। सबसे पहले उनके लव एंड डेथ लिखी गई थी, उसके बाद लाइफ डिवाइन, और थर्ड में आ जाएगी सावित्री, ए लीजेंड एंड सिंबल, और अंत में एसेज ऑन गीता इनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति में विश्व के प्रमुख संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने यह इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिल कर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर विंच के द्वारा, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दार्शनिक पीटर विंच 1926 टू 1997 ने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप से वर्णन शामिल करता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ में के बिना भी किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 1960 में ऑलमंड तथा पॉवेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा का प्रयोग था। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अर्थशास्त्र जो है मूल्य मुक्त है, परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। यह निम्नलिखित में से किसकी टिप्पणी है? तो ये शुम्पीटर के द्वारा कही गई थी। शुम्पीटर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1934 में यह टिप्पणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बहुमतवाद जो है इसका अंग नहीं है। इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है, जिसका कारण क्या है? इसका कारण है समाज में अल्प अंतर विरोध, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मुख्यतः रखा गया है क्योंकि यह एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है, यानी इसका आंसर भी डी हो जाएगा। आप इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर अभिकथन और तर्क दिया गया है। हंटिंगटन का यह कहना सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राज्य तथा सरकार की भूमिका का सम्मिलन एवं मध्ययुगीन प्रथा है। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य लोकतंत्र में ये दो भूमिकाएं एक साथ जुड़ी नहीं हैं। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्रों में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है क्योंकि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, यानी इसका आंसर भी डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन शुम्पीटर में लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्गवाद को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा नहीं है? तो यह एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली है, यानी इसका आंसर भी डी हो जाएगा। शुम्पीटर के अनुसार लोकतंत्र के साथ अभिजात वर्गवाद को अनुकूल बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली पूर्वापेक्षा नहीं है। शुम्पीटर की रचना कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1947 के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिसमें नेता लोगों के वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनके अनुसार लोकतंत्र बाजारवादी साम्यवादी साम्यावस्था की भांति है जिसमें नेता अधिक से अधिक वोटों की खरीद करता है तथा मतदाता उस व्यक्ति या दल को वोट देते हैं जिसमें उन्हें अधिकतम लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मान्यता और प्रतीक निम्नलिखित में से किसमें सत्ता के विचार की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर, यानी डी इसका आंसर है। वेबर के अनुसार युगों पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रथाओं और मान्यताओं के कारण परंपरागत सत्ता में समावेश का पालन किया जाता है। चमत्कारी सत्ता की बात करते हैं। चमत्कारी सत्ता में वैधता का आधार केवल करिश्मा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। लेखक और अवधारणा से संबंधित है, इसे देख लें। जॉन रॉल्स के द्वारा जस्टिस एज फेयरनेस कहा गया था, और जॉन सी हर्सियानी के द्वारा द मैक्सिमिन प्रिंसिपल की बात की गई थी। रिचर्ड जे अर्नेसन के द्वारा प्राइमरी गुड्स रिकंसिडर्ड की बात की गई थी। और अगले की बात करें तो लेक्स कैलेनिकोस की बात जो है इक्वलिटी ऑफ वाट के द्वारा इक्वलिटी ऑफ वाट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने नागरिक शक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है कि संपत्ति को विनियमित करने तथा उसके संरक्षण करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विविध विधि बनाने का अधिकार, ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जॉन लॉक के द्वारा संपत्ति के अधिकार का जन्मदाता जॉन लॉक को माना जाता है। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। 1995 में प्रकाशित अपनी पुस्तक आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट इन सोशल थॉट में डेविड मैकक्लेन का प्रसिद्ध कथन विचारधारा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक भ्रामक अवधारणा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उदारवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो उदारवाद की बात करेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उदारवादी सार्वभौमवाद में यह विश्वास नहीं करते कि प्रत्येक व्यक्ति की समान नैतिक योग्यता होती है।
आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन इस बात से सहमत थे कि किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है? तो इसका आंसर होगा जॉन स्टुअर्ट मिल। J.S. मिल के द्वारा 19वीं सदी में प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। मिल इस बात से सहमत थे कि किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप से शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव निम्नलिखित में से किससे हुआ था? तो नवीन सामाजिक आंदोलन से हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डुवर्जर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किससे उभरकर आई है? तो इसका आंसर बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली यानी डी हो जाएगा। डुवर्जर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में दल पद्धतियों और निर्वाचन प्रणालियों में घनिष्ठ संबंध माना है। उनके अनुसार निर्वाचन प्रणालियों का दल प्रतिनिधियों के क्रमिक विकास में नियामक प्रभाव रहता है। डुवर्जर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली से उभर कर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये ग्रेबियल ऑलमंड के द्वारा राजनीतिक संस्कृति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है इनकी। इसी के माध्यम से उन्हें राजनीतिक संस्कृति की बात इसमें की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति को मूल प्रकार का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है वैयक्तिक स्थिति निर्धारण यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देते हैं? तो इसका आंसर होगा डी यानी आधुनिकीकरण पर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? तो इस एसपी हंटिंगटन को आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता माना जाता है। एसपी हंटिंगटन ने 1965 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके में आधुनिकीकरण और अपक्षय का सिद्धांत दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान से संबंधित वर्ष 1946 में की अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है पूछ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्प्रेषण लेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी। किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ को याचिका दायर कर सकती है, ये रॉन्ग हो जाएगा, जबकि इसमें नहीं कर सकती है। आर्टिकल 226 के अनुसार अनुच्छेद 32 में किसी भी बात के होते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र उनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अविरत परमादेश के सिद्धांत का प्रयोग किया? तो 33 की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विनीत नारायण बनाम भारत संघ 1973 मामले में भारत के उच्च न्यायालय ने अविरत परमादेश के सिद्धांत का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे? तो पॉकेट वीटो सबके द्वारा जो प्रयोग सबसे पहले प्रयोग की गई थी वो ज्ञानी जैल सिंह 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संबंध में की गई थी, यानी इसका आंसर भी डी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि भारतीय संघवाद एक नए प्रकार का संघ है, अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है? तो संघवाद की बात ग्रेनुला ऑस्टिन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आदि अंबेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी पंजाब राज्य से। आदि अंबेडकर समाज आंदोलन 1920 पंजाब राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के लिए संभाषणकर्ता समूह के अध्यक्ष थे? तो यानी दिलीप पडगांवकर जो है, यानी 20 का आंसर हो जाएगा दिलीप पडगांवकर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय संभाषणकर्ता समूह 13 अक्टूबर 2010 को जम्मू कश्मीर में गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पी.के. थुंगन समिति के गठन के विषय में सही है? तो पी.के. थुंगन समिति जो पंचायती राज से संबंधित है, इसके बारे में सही और गलत पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जिला आयोजना में आवश्यक राजनीतिक तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना, यानी ए इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एक पृथक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई थी? तो 39 का आंसर की बात करेंगे तो इसका बी हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी का उदय साम्यवादी दल के उग्रपंथी धड़े के द्वारा क्रांति के मार्ग को अस्वीकृत कर देने के परिणामस्वरूप 1964 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। इसका आंसर जाएगा ए। रुदल बनाम बिहार राज्य का संबंध जो है किससे है? इसका मौद्रिक मुआवजा दिया जाने से संबंधित है। और एडीएम बजबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल का संबंध बी का जो है
फोर्थ हो जाएगा जीने के अधिकार से संबंधित है। और भारत संघ बनाम नवीन जिंदल की बात करेंगे तो इसका आंसर फर्स्ट तिरंगा फहराने का अधिकार जो है भारत संघ बनाम नवीन जिंदल से हो जाएगा। और अंतिम में भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बात करेंगे तो इसका आंसर जो है चुनाव हेतु उम्मीदवारों के पूर्वव्रत जानने का अधिकार, यानी दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन किया विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया है? तो इसके आंसर रजनी कोठारी के द्वारा। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक भारत में राजनीति कल और आज 1970 में भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन किया विकास के भारतीय मॉडल के रूप में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाने की बात करा, इसे देख लेते हैं। इसमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट जो है 2011 में आई थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करेंगे 1992, महिला और बाल विकास मंत्रालय 2006 और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन जो है 2010, यानी ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा किए जाने का विरोध किया था? तो वो कमेटी थी न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी, यानी पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। तो स्थगन प्रस्ताव का संबंध जो है अलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना है, यानी इसका आंसर भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था? तो पहला प्रयास 64वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा किया गया था। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में 1989 में 64वें संविधान संशोधन विधेयक को लाया गया। इसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसको देख लेते हैं। वित्त आयोग का संबंध जो है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम से हो जाएगा। नगर पंचायत की बात करें 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का संबंध बलवंत राय मेहता समिति। और मंडल पंचायत का संबंध जो है अशोक मेहता समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय शासन एवं प्रमुख मुद्दों से संबंधित निम्नलिखित में से किसने समकालीन भारत में सामाजिक प्रभुत्व तथा राज्य शक्ति के बीच पारस्परिक प्रभाव को सिद्धांतबद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा फैसाइन आर फ्रैंकल तथा M.S.A. राव के द्वारा ये कहा गया था। इनकी बुक जो है डोमिनेंस एंड स्टेट पावर एंड मॉडर्न इंडिया डिक्लाइन ऑफ ए सोशल ऑर्डर 1990 में समकालीन भारत में सामाजिक प्रभुत्व और राज्य शक्ति के बीच पारस्परिक प्रभाव को सिद्धांतबद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रबंधन भारत में एक न्यास द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है ट्रिब्यून। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रबंधन ट्रिब्यून ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। आंग्ल भाषा में छपने वाला यह समाचार पत्र चंडीगढ़, नई दिल्ली, जालंधर, देहरादून और बठिंडा से प्रकाशित होता है, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1881 में लाहौर यानी वर्तमान पाकिस्तान में सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री का विचार था कि केवल कार्यान्वित नौकरशाही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है? तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा कहा गया था 1970 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने विजुअल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की है? तो इसका आंसर होगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2011-12 में अपनी दी गई रिपोर्ट में विजुअल ब्लोअरों के संरक्षण की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, लोक प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय प्रकार्यों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं? तो इसका आंसर 51 की बात करेंगे तो 51 का आंसर लोक प्रशासन से संबंधित डी हो जाएगा, यानी ABCD ये चारों सही हैं। हेनरी फ्यूल की बात करें, हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक एवं विक्टर थॉमसन, प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत से संबंध है। इसका विचार है कि प्रशासन उन व्यक्तियों का कार्य होता है जो किसी संगठन में प्रबंधकीय प्रकार्यों को संपन्न करने में संलग्न रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन के विकास के निम्नलिखित में से किस चरण को राजनीतिक शासन द्विभाजन का युग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो गया प्रथम चरण। लोक प्रशासन के विकास के प्रथम चरण का संबंध 1887 टू 1920 को राजनीतिक द्विभाजन का युग कहा जाता है। वुड्रो विल्सन के ने राजनीति को प्रशासन से अलग किया और तर्क दिया कि राजनीति का सरोकार जो है नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का सरोकार निर्णयों को लागू करने से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नवीन लोक प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं हैं? तो नवीन लोक प्रबंधन की जो मुख्य विशेषताएं हैं इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी ABC। नागरिकों का सशक्तिकरण, लोक नौकरशाही की नियुक्ति और लागत में कटौती करना। संगठनात्मक केंद्रीकरण जो है इसकी विशेषता लोक प्रशासन की विशेषता नहीं है। नवीन लोक प्रबंधन की अवधारणा 1980 के दशक में उत्तरार्ध में डेविड ओसबर्न और टेड गेबलर ने अपनी पुस्तक रिवोटिंग गवर्नमेंट 1992 में
प्रकाश में लाया। इसकी मुख्य विशेषताएं नागरिकों का सशक्तिकरण, लोक नौकरशाही की नियुक्ति एवं लागत में कटौती करना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव संबंध सिद्धांत में स्क्विलर है। तो स्क्विलर का संबंध जो है वह व्यक्ति जो दूसरों के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है उसे स्क्विलर कहा जाता है। लॉर्ड मेयो ने के मानव संबंध सिद्धांत के मुताबिक स्क्विलर वह व्यक्ति है जो दूसरों के बारे में हानिकारक जानकारी पर्यवेक्षक को देता है। हॉथॉर्न प्रयोग का प्रारंभ प्रकाश प्रयोगों से हुआ, जिन्होंने स्पष्ट किया कि उत्पादन केवल भौतिक परिस्थितियों से ही प्रभावित नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। प्रोवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात हर्बर्ट साइमन के द्वारा की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हेनरी फ्यूल के द्वारा की गई थी। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करें तो चेस्टर आई बर्नार्ड के द्वारा, और एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात मोरोस्टीन मार्क्स के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने बजट को लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमत पर्चियां संलग्न है के रूप में परिभाषित किया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ब्लाडोस्की द्वारा। ब्लाडोस्की ने 1964 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ बजटरी प्रोसेस में बजट को लक्ष्यों की एक श्रृंखला जिसमें कीमत पर्चियां संलग्न है के रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन शून्य आधारित बजट का सृजन करता है? तो शून्य आधारित बजट का सृजनकर्ता जो है पीटर ए फीर के द्वारा शून्य आधारित बजट का सृजन किया गया था। पीटर ए फीर को माना जाता है। इसका विकास अमेरिका में 1969 में हुआ था और राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1978 में से लागू किया। इसमें बजट तैयार करते समय विभागों की किसी भी चीज़ को पहले से मानकर नहीं चलना चाहिए और इसलिए उनको कोरे कागज की शुरुआत करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन मोरोस्टीन मार्क्स के नौकरशाही के वर्गीकरण का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सबसे पहले डी आ जाएगा अभिभावक, उसके बाद बात करेंगे जाति, उसके बाद संरक्षण और अंत में योग्यता की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसे मिलाने की बात करें। अभिकथन और तर्क दिया गया है। किसी संगठन में आदेश की एकता का हमेशा सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता। कर्मचारी बहुआ दोहरे प्रशासनिक नियंत्रण तथा तकनीक के अधीन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 की बात करेंगे तो ए, किसी संगठन में आदेश की एकता का हमेशा सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता क्योंकि कर्मचारी बहुधा दोहरे नियंत्रण प्रशासनिक तथा तकनीक के अधीन होते हैं। यह फ्यूल का सिद्धांत है। फ्यूल के अनुसार एक ही व्यक्ति या विभाग के ऊपर जब 2 अधिकारी सत्ता का उपयोग करते हैं तो गड़बड़ी पैदा होने लगती है। ऐसी स्थिति के चलते अव्यवस्था में वृद्धि होती है। ई शासन की अगला क्वेश्चन है, ई शासन से संबंधित है डी, यानी इसका आंसर हो जाए लागत दक्ष, पारदर्शी, इसमें समय की बचत होती है, अनुक्रियात्मक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की कल्पना मार्टिन कापलान ने नहीं की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एक ध्रुवीय प्रणाली की व्यवस्था मार्टिन कापलान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था सिद्धांत के तहत शक्ति संतुलन मॉडल का प्रतिपादन अपनी पुस्तक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1957 किया, जिसमें उन्होंने एक ध्रुवीय प्रणाली की कल्पना नहीं की थी। निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है? शक्ति संतुलन की जो तकनीकी नहीं है वो अनुनय की विधियां नहीं है, यानी इसका आंसर भी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ष 1999 में नाटो ने सर्बिया पर कोसोवो में निर्जातीय नरसंहार का आरोप लगाया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। इस पर रूस तथा चीन जैसी प्रमुख अन्य शक्तियों ने इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। 63 का आंसर हो जाएगा रूस और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना की थी 1999 में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बताया था? तो इसका आंसर इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। सद्दाम हुसैन के राष्ट्रपतित्व काल में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। अमेरिका ने इराक पर युद्ध रोकने का दबाव बनाया, अंततः विभिन्न कारणों को आधार बनाकर 2003 में इराक पर हमला कर दिया था, किंतु अमेरिका ने आक्रमण का आधार ये नहीं बताया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलवायु उपशमन कार्यसूची के संबंध में साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी क्योटो प्रोटोकॉल 1992 के द्वारा जलवायु उपशमन कार्यसूची के संबंध में साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 2008 के जॉर्जिया युद्ध के रूस द्वारा निम्नलिखित में से किस गणराज्यों को मदद दी गई थी? तो इसका आंसर दक्षिण ओसेटिया और अबखाजिया दोनों को दी गई थी। आप इसे देखते हैं 2008 के जॉर्जिया युद्ध में रूस ने दक्षिण ओसेटिया और अबखाजिया दोनों गणराज्यों को मदद किया था। यह युद्ध रूस के जॉर्जिया और के मध्य हुआ था, रूस और जॉर्जिया के मध्य हुआ था। इसे 21वीं शताब्दी का प्रथम यूरोपीय युद्ध भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNLOS के अनुसार राज्य समुद्री जल
पर क्षेत्राधिकार की हकदारी इस प्रकार होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समुद्र तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक, पोत परिवहन हेतु समुद्र तट से 12 मील तक, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे EEZ कहते हैं के रूप में 200 मील तक। आप इसे अच्छे से रीड करते हैं। समुद्री जो कानून है उसका संबंध किससे है? समुद्री जल पर क्षेत्राधिकार की हकदारी समुद्र तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक होता है। और पोत परिवहन की बात करें तो वहाँ पे जो है SEZ जो EEZ की बात है 200 मील तक होता है। यह 1994 से प्रभावी है और 1982 में इस पर 157 देशों ने हस्ताक्षर किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सर जॉन चिलकॉट आयोग ने दोषी पाया, तो किसे पाया था? इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्ष 2003 में इराक युद्ध पर यूके का आचरण को गलत पाया था, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वाशिंगटन कंसेंसस निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो क्या नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था, यानी डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। बुश डॉक्ट्रिन के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य क्षेत्र के भीतर कार्यकलापों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और इस प्रकार निम्नलिखित में से क्या करने का अधिकार प्राप्त किया था? तो 70 की बात करेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा। खल तथा विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करना। बुश डॉक्ट्रिन 2002 के अंतर्गत अमेरिका ने राज्य के क्षेत्र के भीतर कार्यकलापों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और इस प्रकार खल तथा विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त किया। बुश ने इराक, ईरान तथा नॉर्थ कोरिया को खल राज्यों की संज्ञा दी थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा। इसे देख लें। शांति प्रस्ताव के लिए एक होने की बात 1950 में की गई थी। स्वेज संकट 1956 में आया था और इराकी हथियार संबंधी यूएन सुरक्षा परिषद प्रस्ताव जो है 2002 में लाया गया था और कोसोवो में यूएन मिशन 1999 में लाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी सूची 1 के सूची 2 से मिलाने की बात करा। इसे देख लेते हैं। सबसे पहले पारंपरिक हथियार कटौती संधि 1990 में लाई गई थी। सामरिक हथियार कटौती संबंधी 1991 में लाई गई थी और सामरिक हथियार कटौती सेकेंड जो है 1993 में लाई गई थी और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 में लाई गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध समाप्त कर दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमण के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से संबंध समाप्त कर लिए थे। केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमण 1998 के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध समाप्त कर दिए थे। इसमें लगभग 200 से अधिक जाने गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक ने USSR को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर रोनाल्ड रीगन हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन 1981 से 1989 ने USSR को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी थी। आज का अंतिम क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय परिप्रेक्ष्य में संबंधित क्वेश्चन है। भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा इंद्र कुमार गुजराल को दिया जाता है। भारत के पड़ोसियों से संबंधों के संदर्भ में पूर्व विदेश मंत्री एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर इंद्र कुमार गुजराल की नीतियों को गुजराल डॉक्ट्रिन 1996 कहा जाता है। इन्हें भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय दिया जाता है। गुजराल डॉक्ट्रिन मूलतः 5 नीतियों का एक समूह है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।